गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने ये सीखा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट में हमको ये सीखना है कि कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, पाचन ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से एंजाइम सेक्रीट होते हैं। अतः इस सेकंड पार्ट में हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अध्ययन को पूर्ण रूपेण समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर से। पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स या अंग कौन कौन से थे वो अपन कर चुके हैं। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, पाचक ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। जैसा कि अपन पढ़ चुके थे कि आहार नाल की शुरुआत एक्चुअल में हमारे मुख से हो जाती है और इसका अंत बड़ी आंत के एनस नामक भाग में होता है। ठीक है, और इस आहार नाल से जितने भी अंग अटैच थे वो अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्रंथियां पार्टिसिपेट करती है, चलिए उनके बारे में समझते हैं। आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं वे पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती है, मतलब ये जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक होती है आंतरिक पाचक ग्रंथियां और दूसरी होती है बाहरी पाचक ग्रंथियां। तो ऐसी ग्रंथियां जो पाचन अंगों के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं वो कहलाएंगी आंतरिक पाचन ग्रंथियां, और पाचक अंगों के आंतरिक भागों के अलावा किसी अन्य शरीर के किसी अन्य भाग में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो हमारी पाचन क्रिया में मदद करती हैं वे कहलाती हैं बाहरी पाचक ग्रंथियां। ओके, तो आंतरिक पाचक ग्रंथियां क्या हैं? वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती हैं आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। मतलब ये कहां पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी कहां पर? आहार नाल के आंतरिक भागों में। इस श्रेणी में समस्त श्लेष्म ग्रंथियां, आमाशय की दीवार, जठर ग्रंथियां एवं आंत की दीवार में उपस्थित ब्रूनर्स ग्रंथियां आती हैं। जैसा कि अपन ने ये श्लेष्म ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। श्लेष्म कहाँ होता था? हमारे आमाशय में और ईसोफेगस में, ग्रास नली में। ठीक है, जिससे कि खाना जो है चिपचिपा बन जाता था और वो आसानी से ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंच जाता था। ठीक है, आमाशय की दीवार की जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों के बारे में भी अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे, जो कहां पर पाई जाती थी? आमाशय की दीवारों पर। साथ ही आंत की दीवार में उपस्थित ब्रूनर्स ग्रंथियां। तो अपन ने दोनों चीजें पढ़ी थी, छोटी आंत के बारे में भी पढ़ा था, बड़ी आंत के बारे में भी पढ़ा था। इन आंत की दीवार के आंतरिक भागों में जो ग्रंथियां पाई जाती थी वे कौन सी थी? वे थी ब्रूनर्स ग्रंथियां। ओके, और बाहरी पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जो इस आहार नाल के आंतरिक भागों में उपस्थित नहीं होती हैं परंतु पाचन क्रिया में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों को बाहरी पाचक ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पेज से अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अपन ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो आंतरिक पाचक ग्रंथियां हैं ये हमारी आहार नाल के आंतरिक भागों में पाई जाएंगी, और ये जो बाहरी पाचक ग्रंथियां हैं ये हमारी आहार नाल के बाहर पाई जाएंगी, इसीलिए इनको बोला जाता है बाहरी पाचक ग्रंथियां। और क्योंकि ये दोनों ग्रंथियां पाचक क्रिया में मदद करती है इसलिए कौन सी ग्रंथियां कहलाती हैं? ये पाचक ग्रंथियां। दैट्स इट। अब इन्हीं आंतरिक और बाहरी पाचक ग्रंथियों को अपन समझते हैं।
मुख से शुरू करते, जैसे अपन ने पाचक अंगों के बारे में पढ़ा था, तब भी अपन ने शुरुआत करी थी कहाँ से, मुख से, और फिर मुख से होते हुए अपन समझते गए थे बड़ी आंत तक। अब ग्रंथियों की शुरुआत भी हम करते हैं मुख से। तो मुख में सबसे पहले उपस्थित होती है कौन सी, लार ग्रंथियां। ठीक है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं हमारे मुख में। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जीवा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं, जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती हैं। कहाँ पर होती है, हमारी जीभ के दोनों तरफ, और इनको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड कहलाती है ये। देखो इस डायग्राम में जीभ के दोनों ओर उपस्थित होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये चीज समझना बहुत ध्यान से कि सबसे पहले हमने ग्रंथियों में शुरुआत करी है किसकी, लार ग्रंथियों की। और ये जो लार ग्रंथियां हैं ये हमारी जुबान के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। मतलब लार ग्रंथियां तो 3 प्रकार की है, लेकिन इसमें जो पहला प्रकार है वो कहलाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड है ये कहाँ पर है, हमारी जीभ के दोनों तरफ पाया जाता है, क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब दूसरी जोड़ी की बात करें तो दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला था सबलिंगुअल और दूसरा है सब मैक्सिलरी। और ये सब मैक्सिलरी कहाँ पर है, जबड़े के दोनों ओर, निचले जबड़े के दोनों ओर। ये हो जाएगा कौन सा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कहाँ पर है, निचले जबड़े के दोनों ओर पाया जाता है। ठीक है, तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के बीच में एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, कान की निचली तरफ होता है कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गई 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो हमारे मुख में अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है। हमारी जीभ के दोनों तरफ उपस्थित होती है कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसके आगे आएंगे तो जबड़े के पास में स्थित होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दोनों तरफ। कानों के नीचे दोनों तरफ उपस्थित होगा कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड। इज दैट क्लियर? मनुष्य के लार में लगभग 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। ये जो हमारी लार होती है ना, तो इसमें 99% वाटर होता है और 1% विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, आइए समझते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। ये 2 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं हमारी लार में। कौन कौन से, एक है टाइलिन और एक है लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं। कौन कौन से, टाइलिन और लाइसोजाइम पाचन में, क्योंकि पाचन क्रिया पढ़ रहे तो पाचन में तो सहायता करेंगे, लेकिन तुमको ये चीज़ याद रखना है कि लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं। ये लार ग्रंथियाँ बेसिकली 3 प्रकार की हैं। जीभ के दोनों ओर सबलिंगुअल, नीचे जबड़े के दोनों ओर सब मैक्सिलरी, और कान के दोनों तरफ, मतलब हर एक कान के नीचे की तरफ पैरोटिड। और लार क्या होती है, लार में 99% होता है वाटर और 1% होता है एंजाइम। अब एंजाइम कितने प्रकार के होते, तो 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं हमारी लार में। पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। क्लियर है? तो टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम्स उपस्थित है हमारी लार में। तो ये हो गई मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां। अब अपन पढ़ते हैं हमारी बॉडी के सबसे बड़े अंग के बारे में, जिसको कहा जाता है यकृत या लीवर। यह मानव शरीर का या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि भी बोल सकते हैं हम, अंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रंथि बोलना ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर ऊपर में रेड कलर का सेक्शन दिख रहा होगा, ये है एक्चुअल में लीवर। और लीवर की खासियत क्या है कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये सेक्शन है कौन सा, लीवर का। नीचे है ये हमारा अमाशय मतलब स्टमक। ठीक है, इसके नीचे है ये पैनक्रियास। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है, डिपेंड करता है कि बॉडी वेट कितना है। यह उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा पेट वाला पोर्शन। इसी पेट वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ लीवर है, नीचे की तरफ हमारा अमाशय है। तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है हमारे उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में। यह गहरे धूसर रंग का होता है। गहरे धूसर रंग मतलब धूल के समान रंग होता है इसका। ठीक है, यह एक गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में विभाजित होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये जो ग्रीन कलर की थैली नुमा आकृति दिख रही है आपको, यह है वास्तविकता में क्या, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर के बिल्कुल निचले भाग में होता है क्या, गॉल ब्लैडर। ठीक है, जबकि लीवर के बाजू में है अमाशय, और अमाशय के नीचे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखो तो यहां पर है पैनक्रियास। ठीक है, यकृत द्वारा स्त्रावित रस पित्त रस या बाइल पित्ताशय में ही संचित होता है। ठीक है, मतलब अब यहां पर ध्यान देने लायक बात क्या है, वो ये है कि जो पित्त है मतलब बाइल जूस है, वो एक्चुअल में सेक्रीट मतलब स्त्रावित कौन कर रहा है, ये लीवर। लेकिन लीवर के द्वारा निकाला गया पित्त रस एक्चुअल में स्टोर कहां पर होता है, तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में मतलब पित्ताशय में। ये डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या दिक्कत है कि हम ये एक्चुअल में भूल जाते हैं कि पित्ताशय पित्त रस को स्त्रावित करता है कि नहीं। पित्ताशय अर्थात हमारा गॉल ब्लैडर सिर्फ पित्त रस को स्टोर करता है। एक्चुअल में पित्त रस बनता कहां से है, तो ये बनता है लीवर से। पित्ताशय में ही संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। और पित्त का कार्य क्या होता है, जैसे हमने इसके पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक्चुअल में जो पूरा डाइजेशन होता है हमारी बॉडी का, वो छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स स्त्रावित होते हैं जो हमारे खाने को विखंडित करते हैं, और विखंडन की क्रिया ही कहलाती है पाचन क्रिया। लेकिन पित्त का वास्तविकता में कार्य यह होता है कि हमारी आंत में जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, उन एंजाइम्स की क्रिया को ये एक नहीं कई गुना तीव्र कर देता है। ठीक है, तो पित्त के बारे में क्या सीखा, पित्त के बारे में अपन ने ये सीखा कि पित्त का स्त्रावण लीवर से होता है, लेकिन लीवर के ही जस्ट नीचे नाशपाती के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। लीवर के द्वारा स्त्रावित पित्त स्टोर हो जाता है कहां पर, पित्ताशय में। और पित्ताशय काम क्या करता है, जब छोटी आंत में पाचन क्रिया संचालित हो रही होती है तो छोटी आंत में जितने एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स की जो क्रिया है उस क्रिया को कई गुना तीव्र कर देता है पित्त रस। ठीक है, यह है इसका। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों या टॉक्सिन्स को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी अपन ने समझा कि छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है, वो पाचन की क्रिया में ये सारी चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा और विभिन्न प्रकार की शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो पाचन क्रिया पर ही निर्भर करती है। और छोटी आंत के एंजाइम्स की क्रिया को तीव्र करता है कौन, पित्त रस।
ठीक है। इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा और विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक गतिविधियों से भी संबंधित होता है। ये चीज क्लियर हुई आपको? ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट किसका? पित्त रस या पित्ताशय का। अब यकृत के विभिन्न कार्य क्या क्या होते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप अपन समझते हैं कि ना सिर्फ यकृत पित्त का स्त्रावण करता है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पित्त पर डिपेंड करते हैं। यकृत कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय भी करता है। अभी हम थोड़ा बायोलॉजी और पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। जैसे इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में जो शक्कर है, शर्करा है या शुगर है, उसके लेवल को मेंटेन करना, वैसे ही अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारे ब्लड में तो इंसुलिन उस ब्लड शुगर का लेवल कम करेगा। लेकिन बाय चांस अगर शुगर का लेवल कम हो रहा है और कमजोरी आ रही है व्यक्ति के लिए, तो ग्लाइकोजन ही ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। इंसुलिन कम करता है, ग्लाइकोजन बढ़ाता है। इस लेवल पर अभी इतना ही समझो, ठीक है। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर को कम करता है। ग्लाइकोजन क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। लेकिन एक ग्लाइकोजन स्टोर कहां पर होता है? लीवर में। जैसे यकृत कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय या कार्बोहाइड्रेट का हमारे ब्लड में क्या लेवल है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ग्लाइकोजन के निर्माण एवं संचय में मदद करता है। ग्लाइकोजन का निर्माण भी करता है और उसे स्टोर भी करके रखता है। यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। मतलब अगर व्यक्ति ने एक लंबे समय ऐसी डाइट ली है जिसमें फैट है ही नहीं, ठीक है, तो लीवर ही ये कार्य करेगा कि लीवर हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे वसा में परिवर्तित कर देता है। इसी कारण डाइटिंग करने, जब व्यक्ति डाइटिंग करता है तो वो दुबला क्यों होता है? वो इसीलिए दुबला होता है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको फैट में परिवर्तित कर दिया जाता है लीवर के द्वारा। यकृत प्रोटीन उपापचय या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सक्रिय रूप से भाग लेता है। देखो ग्लाइकोजन भी निर्मित कर रहा है और उसे समय समय पर स्रावित भी कर रहा है। अगर हमारे खाने में फैट की कमी है तो हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में परिवर्तित कर रहा है। साथ ही साथ प्रोटीन के पाचन में भी लीवर मदद करता है। शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया इत्यादि को उत्पन्न होता है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रोटीन के डाइजेशन के कारण, जो कि हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव होता है। क्या हो रहा है? प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लीवर, ठीक है। शरीर के विभिन्न अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जब भी ये प्रोटीन टूटता है हमारे शरीर में, लीवर के द्वारा इसे तोड़ा जाता है और जब भी ये टूटता है तो विभिन्न प्रकार की चीजें बनती है। कैसे? क्या क्या बनेगा? तो जल बनता है, विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। ये सब प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हमारे शरीर में बनते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? लीवर। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और अमोनिया कहाँ से बना है? ये चीज ध्यान रखना। प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है हमारे शरीर में जिससे अमोनिया बना है और यकृत अर्थात लीवर क्या कर रहा है? इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यकृत प्रोटीन के अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर देता है।
ठीक है, प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और कार्बोहाइड्रेट्स को परिवर्तित करता है किसमें, फैटी एसिड्स में या वसा में। तो ये दो चीजें भी आपको अनिवार्यतः याद रखना है। इसके अतिरिक्त बड़ी आंत में प्रोटीन की पूति भवन या प्यूट्रिफिकेशन के कारण कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिन्हें रक्त निर्वाहिका शिरा को माध्यम से यकृत में ले आता है। यकृत इन विषैले पदार्थों को अविषैले यौगिकों में परिवर्तित कर प्रभावहीन कर देता है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अब ये चीज समझना आप, मेन डाइजेशन कहां पर होता है, मेन डाइजेशन हमारे शरीर में होता है छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन जैसे कई लोगों की आदत होती है पिज़्ज़ा खाने की, बर्गर खाने की, और बहुत से लोग होते हैं फूडी टाइप के, मतलब कहीं पे भी कुछ नया मिला उनने खा लिया, बाहर के खाने की आदत होती है। तो सही तरीके के तेल ना यूज करने के कारण, जैसे समोसे खाए, तो समोसे वाले क्या कर रहे हैं कि उनने 10-12 लीटर तेल लिया, उसी में ही 6-6 महीने जो हो गए हैं समोसे उसी तेल में तल रहे हैं। तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम वो टॉक्सिन्स जो हैं अपने अंदर ले लेते हैं। अब होता क्या है कि जब इस प्रकार की डाइजेशन की क्रिया संचालित होती है, तो ये टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में उपस्थित हैं वो जहर का कार्य करते हैं, ठीक है। तो जब भी ये टॉक्सिन छोटी आंत में पहुंचते हैं, तो इन टॉक्सिन्स को निर्वाहिका शिरा, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, आर्टरीज और वीन्स के बारे में, इन निर्वाहिका शिरा के माध्यम से ये टॉक्सिन्स ले जाए जाते हैं कहां पर, लीवर में। और लीवर क्या करता है, लीवर इन विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ये है किस्सा किसका, लीवर का, कि लीवर ना सिर्फ डाइजेशन में एक अहम भूमिका अदा करता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में भी परिवर्तित कर देता है, और जाने अनजाने में हम इस प्रकार के सारे पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं। अगर लीवर ये कार्य ना करे, तो जब भी हम सड़ा गला खाना खाएं जाने अनजाने में, या जब भी हम बाहर का कुछ खाएं, हम तुरंत बीमार पड़ेंगे। लेकिन हम बीमार क्यों नहीं पड़ते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश कर गए हैं, उन टॉक्सिन्स को खत्म कर देगा कौन, लीवर। अब अपन बात करते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के बारे में। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि लीवर एक्चुअल में निर्माण करता है किसका, पित्त का, और ये पित्त संग्रहित होता है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में। लोकेशन भी मैंने आपको बता दी थी पित्ताशय की, लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे ग्रीन कलर का जो आप सेक्शन देख रहे हो, यह है एक्चुअल में क्या, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। क्लियर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, यकृत के जस्ट नीचे स्थित है क्या, पित्ताशय, ठीक है। पित्त नालिका या बाइल डक्ट यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त बनता है वह पित्त नालिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है, ठीक है। पित्त नालिका के माध्यम से कहाँ चला जाता है, पक्वाशय। और पक्वाशय मतलब हमारी छोटी आंत का शुरुआती भाग कहलाता है पक्वाशय। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होती हैं, हम अब या ये दिमाग के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जैसे अगर आपको कोई अगरबत्ती चुबा दे हाथ में,
तो एकदम से जलती हुई अगरबत्ती चुभा दे हाथ में तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे एकदम। या अगर कोई आपको पंच कर दे, अगर सागर के शब्दों में बोले तो चैटिया काट दे, तो क्या करोगे, एकदम से ऐसे हो जाओगे कि नहीं। माइंड से कंट्रोल थोड़ी ना होता है इनका, ये तो ऑटोमेटिकली होते ही हैं। अगर आप भूखे हो और आपके मनपसंद खाना आपके सामने आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा। ये क्रिया भी आपके दिमाग के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए ये क्रिया कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, या प्रतिवर्ती क्रिया। पित्त का पक्वाशय में गिरना भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है, दिमाग के कंट्रोल में नहीं रहती, ऑटोमेटिकली होनी है और ये होती ही है, इसलिए इसको कहा गया है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। पित्त, अब ये पित्त होता क्या है, तो यह पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 है। कहां पर बन रहा है, लीवर में बन रहा है। स्टोर कहां पर हो रहा है, तो ये स्टोर होता है पित्ताशय में। और पक्वाशय क्या है, ये वाला, ये है एक्चुअल में ड्यूडेनम। अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम के बारे में, हमारी छोटी आंत का पहला भाग क्या था, ड्यूडेनम अर्थात पक्वाशय। पित्त क्या है, तो यह पीले रंग का क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है इसलिए इसका पीएच मान कितना है, 7.7। इसमें 85% जल होता है, ठीक है। 12% पित्त वर्णक होते हैं, मतलब पित्त का जो पीला कलर होता है ना, पीला कलर किन तत्वों के कारण हो रहा है उसको कहते हैं पित्त वर्णक। 0.7% पित्त लवण होते हैं। पित्त लवण मतलब उसमें जो सॉल्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं वो चीजें। 0.28% कोलेस्ट्रॉल होता है। 0.3% वसाएं, मतलब विभिन्न प्रकार की फैटी एसिड्स वहां पर उपस्थित होती हैं। और 0.15% लेसिथिन नामक एक एंजाइम भी होता है पित्त में। ये याद रखना, ये यूपीएससी में आ चुका है कि पित्त में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, तो कौन सा एंजाइम है ये, लेसिथिन नामक एंजाइम पित्त में उपस्थित होता है। क्लियर है। तो जो हमारा पित्त है उसका भी एक बड़ा भाग काय का बना हुआ है, जल का। 85% क्या होता है उसमें, जल होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। एंजाइम इसलिए कह रहे हैं ये लोग क्योंकि ये जो एंजाइम है ना लेसिथिन, ये कितना है, मात्र 0.15%, इसलिए कह दिया जाता है कि पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी लेसिथिन होता है उसमें, वो कितना होता है, 0.15%। यह काइम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्शन बनाने में सहायता करता है। अब ये जो शब्द है ना काइम, इसके बारे में अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था, और अपन ने ये पढ़ा था कि हमारी अमाशय में, मतलब हमारे स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट होकर छोटी आंत में अर्थात पक्वाशय में गया है, उस खाद्य पदार्थ को हम कहते, खाद्य पदार्थ नहीं बोलना चाहिए, उस पाचक पदार्थ को हम कहते थे काइम। लेकिन कब बोलते थे, जब वो अमाशय से निकलकर छोटी आंत में पहुंचा है, और छोटी आंत में ही, छोटी आंत के पक्वाशय वाले सेक्शन में ही पित्त जो है वो मिलता है किससे, काइम से। और काम क्या करता है, काइम में अगर चर्बी वाला कोई सा पोर्शन है, काइम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्शन बनाने में सहायता करता है, तो उसे तोड़ता है बेसिकली और काइम में तब्दील कर देता है इमल्शन में। मनुष्य में प्रतिदिन 700 से लेकर 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है, मतलब 700 ml से 1 लीटर पित्त जो है पर डे हमारे शरीर में बन रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। पित्त भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। ये चीज लीवर भी कर रहा था कि अगर कोई टॉक्सिन्स या विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बन रहा है तो उसको अविषैले पदार्थ में परिवर्तित कर रहा था, यकृत। पित्त भी यही कार्य करता है कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है और पाचन क्रिया में सम्मिलित है, तो पित्त उसका नाश कर देता है।
छोटी आंत के पक्वाशय वाले सेक्शन में। पित्त में उपस्थित अकार्बनिक लवण आमाशय से आए भोजन का माध्यम क्षारीय कर देते हैं, क्योंकि पित्त स्वयं कैसा है, एक क्षारीय पदार्थ जिसका पीएच मान कितना है 7.7। जबकि आमाशय में अपन ने ये पढ़ा था कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होती है, जो हमारे खाने का जो पीएच मान है वो एसिडिक कर देती है, मतलब 7 से कम। और वहां से ये जो पचा हुआ भोजन है, अर्ध पचा हुआ भोजन है, वो आता है कहां पर, छोटी आंत में, और छोटी आंत में ये तब्दील हो जाता है क्षारीय द्रव में। ठीक है, जिससे कि अग्नाशय रस क्रिया कर सके, क्योंकि ये जो अग्नाशय रस है या पैनक्रियाटिक जूस है, ये तभी क्रिया करेगा जब काइम का माध्यम कैसा होगा, क्षारीय। ठीक है, और पित्त स्वयं एक क्षारीय द्रव है, इसलिए वो भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय। पित्त आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस अच्छी तरह मिल सके। क्लियर है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं कहां पर, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी क्या होता है, क्रमाकुंचन गतिविधि। ठीक है मतलब अंदर की तरफ जाएगी फिर बाहर आएगी, फिर अंदर की तरफ जाएगी फिर बाहर आएगी। इस क्रमाकुंचन की जो गतिविधि है उसको भी बढ़ाता है पित्त, किसकी, छोटी आंत की। इससे क्या होता है कि ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं जो छोटी आंत में उपस्थित हैं, वो सारे एंजाइम्स काइम में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। पित्त अनेक उत्सर्जी एवं विषैले पदार्थ तथा धातुओं के उत्सर्जन का कार्य करता है। यह वसा के अवशोषण में भी सहायक है। तो यह भी एक अतिरिक्त काम है किसका, पित्त का, कि यह वसा के अवशोषण में भी सहायक होता है। यह विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, तो विटामिन के का अवशोषण भी करता है कौन, पित्त। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है। बिलिरुबिन भी एक पदार्थ है जो हमारे ब्लड में उपस्थित होता है। ठीक है, और यकृत की कोशिकाओं के द्वारा इस बिलिरुबिन को ग्रहण कर लिया जाता है। और यकृत की कोशिकाएं अगर इस बिलिरुबिन को ग्रहण करना छोड़ दें तो रक्त जो है इस बिलिरुबिन को पूरे शरीर में फैला देगा, जिससे हमारा शरीर पीला हो जाएगा, और उस बीमारी को कहा जाता है पीलिया या जॉइंटिस, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं और उंगलियां जो हैं वो भी पीली हो जाती हैं। क्लियर है, तो हमारे ब्लड में जो बिलिरुबिन पाया जाता है उसका स्तर भी कम करता है कौन, लीवर। ठीक है, तो ये जो 2 ग्लैंड्स हैं वो अपन ने अभी खत्म किए। एक खत्म किया क्या, लीवर, और दूसरा अपन ने खत्म किया किसे, गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय के लिए। अब अपन चलते हैं अग्नाशय पर, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास पर। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। यह मैंने शुरुआत में भी बताया था कि स्टमक के मतलब हमारे अमाशय के जस्ट नीचे की तरफ एक विशेष प्रकार का ग्लैंड होता है जिसको हम कह रहे थे पैनक्रियास। ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई थी, यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों हैं। ठीक है, अब अंतःस्रावी क्या होती हैं, तो ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि नालिका विहीन हैं, मतलब उसमें नालिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वो अपने स्राव को सीधे ब्लड में शामिल करती हैं। कहां पर शामिल करती है, सीधे ब्लड में। और दूसरी होती है ये बहिर्स्रावी, मतलब नालिका युक्त, मतलब इनकी स्वयं की नालिकाएं होती हैं और ये अपने स्रावण को उस नालिका में स्रावित करती हैं, और उस नालिका से ये स्राव जाता है उस जगह पर जहां पर इसके स्राव की आवश्यकता है। ठीक है,
तो ये चीज समझना कि अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर की जो अंतःस्त्रावी भी है और बहिर्स्त्रावी भी है। मतलब इसका जो स्त्राव है वो रक्त में भी जाता है और नालिका में भी जाता है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। ठीक है, यह आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि है। ध्यान से अगर देखो तो आमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी वाले सेक्शन को, ये जो यू आकार है ना, ये वाला, ये किसका यू आकार है? ये छोटी आंत का यू आकार है, उसको घेरे हुए रहता है। ठीक है, अग्नाशय में अनेक पतली पतली नालिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशय वाहिनी या पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। तो ध्यान से अगर ये देखो आप, ये येलो कलर का जो सेक्शन है, बहुत छोटी छोटी सी नालिकाएं हैं यहाँ पर, और ये जो छोटी छोटी सी नालिकाएं हैं ये पूरी की पूरी नालिका वाहिनी बना रही हैं, जिनको क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नालिका बनाते हैं। फिर यह नालिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। जैसे अपन अभी पित्ताशय के बारे में पढ़ते हुए आए थे और अपन ने ये समझा था कि पित्त भी कहां पर गिरता है? जाकर छोटी आंत के पक्वाशय नामक भाग में। तो ये जो अग्नाशय वाहिनी है और पित्त वाहिनी है, ये दोनों आगे जाकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और कहां पर गिरती हैं? जाकर छोटी आंत में। ठीक है, क्लियर है? और कहां पर ये अपने स्त्रावण को छोड़ेंगी? छोटी आंत में। अग्नाशय एक प्रकार का क्लोमरस या पैनक्रियाटिक जूस स्त्रावित करता है जो नालिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। क्लियर है? ऐसे ही पित्त भी कहां जा रहा था? पक्वाशय में। और अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित अग्नाशय रस भी कहां जा रहा था? ये भी जा रहा था पक्वाशय में। तो अग्नाशय रस के साथ साथ पित्त रस दोनों मिलकर कहां पर गिरते हैं? पक्वाशय में, जो कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। ठीक है, ये जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का एक भाग कहलाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, और ये जो सेक्शन होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका का, ये बेसिकली इंसुलिन का निर्माण करता है। ध्यान से समझना, अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका, अग्नाशय के इस भाग में, कौन से? लैंगरहैंस की द्वीपिका वाले भाग में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती, विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं। इसकी बीटा सेल्स से इंसुलिन, इसकी अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन। ठीक है, साथ ही इसकी जो गामा सेल्स होती हैं उससे सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन्स भी स्त्रावित करता है कौन? अग्नाशय। अग्नाशय का कौन सा भाग? लैंगरहैंस की द्वीपिका वाला भाग। क्या करता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। इसकी बीटा सेल से बनता है इंसुलिन, इसकी अल्फा सेल से बनता है ग्लूकेगॉन, एवं इसकी गामा सेल से बनता है सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन क्या काम करता है? तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का कार्य करता है। ठीक है, इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, क्योंकि अगर इंसुलिन कम मात्रा में स्त्रावित हो रहा है या स्त्रावित ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ जाएगी और उसको क्या बोलते हैं हम? डायबिटीज। तो ये याद रखना आप लोग अनिवार्य रूप से 3 प्रकार के हार्मोन्स स्त्रावित भी कर रहा है कौन? हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास में अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। इसकी बीटा सेल से स्त्रावित होता है इंसुलिन, दूसरी अल्फा सेल से स्त्रावित होता है ग्लूकेगॉन,
और गामा सेल से स्रावित होता है सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन। अब अपन बात करते हैं अग्नाशयी रस की या पैनक्रियाटिक जूस की, कि पैनक्रियाटिक जूस के बारे में अपन ने पढ़ तो लिया ही है। ये भी कहाँ पर जाकर मिलता है? काइम से। ये जाकर मिलता है पक्वाशय नामक स्थान पर, ठीक है, और पाचन क्रिया में ही मदद करता है। लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, मतलब ये कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनता है? तो यह अग्नाशयी कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, इसमें 98% जल और 2% लवण एवं एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? जल। और ये कितने परसेंट होता है? तो 98%। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 तक हो जाता है। ठीक है, अग्नाशय रस में 3 प्रकार मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। इसी कारण इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। किसे? अग्नाशयी रस को। क्यों कहते हैं इसे पूर्ण पाचक रस? उसका कारण है कि अग्नाशयी रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने की शक्ति होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं: ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टोडेस और लाइपेस तथा माल्टेज। ये 5 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं किसमें? अग्नाशयी रस में। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टेस, लाइपेस और माल्टेज। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये एंजाइम्स क्या क्या कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये एंजाइम्स कहाँ पर उपस्थित है? ये एंजाइम उपस्थित है अग्नाशयी रस में, इसी कारण इसे कहा जाता है पूर्ण पाचक रस। इसमें माल्टेस एवं एमाइलेज, ठीक है, ये वाले, एक माल्टेस हो गया और एक हो गया एमाइलेज। माल्टेस और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का तथा लाइपेस वसा का पाचन करता है। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं? माल्टेज और एमाइलेज किसका पाचन कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का। जबकि ट्रिप्सिन पाचन कर रहा है प्रोटीन का और लाइपेस पाचन करता है वसा का। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमने पाचन क्रिया में यूज होने वाले विभिन्न अंग पढ़ लिए हैं और पाचन क्रिया में यूज होने वाली विभिन्न ग्रंथियों का भी अध्ययन खत्म कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्यों में एक्चुअल में पाचन क्रिया किस प्रकार से संचालित की जाती है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। और बड़ी आंत में सिर्फ एक ही गतिविधि होती है और वो क्या है कि काइम में से पानी को वापस खींचा जाता है। कहां पर? बड़ी आंत में। लेकिन जो खाद्य पदार्थों का पाचन है वो एक्चुअल में मुख से प्रारंभ होता है और कहां तक कंटिन्यू होता है? छोटी आंत तक। भोजन के मुख में अंतर्ग्रहण के बाद उसको दांतों के द्वारा अच्छी तरह पीसा एवं चबाया जाता है, जिससे वह महीन कणों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने खाने को इंटेक किया, अपन ने चबाया, कई लोग बिना चबाए गुटकते हैं, वो अलग है, एक्सेप्शन है, लेकिन हम चबाते हैं। और लार ग्रंथियां, जो हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं, वो अपना कार्य शुरू कर देती हैं। मुख में स्थित लार ग्रंथियां द्वारा लार से दांतों द्वारा पीसा गया भोजन अच्छी तरह मिल जाता है। ठीक है, जो भोजन हमने चबाया है वो लार में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। लार में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक है टाइलिन और एक है लाइसोजाइम। ये 2 एंजाइम्स उपस्थित हैं कहां पर? हमारी लार में। कौन कौन से? एक टाइलिन है और एक है लाइसोजाइम। इनमें से टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड अर्थात स्टार्च को माल्टोस शर्करा में अपघटित करता है। तो ये कंठस्थ कर लेना अपने अपने दिमाग में कि टाइलिन
जो कहाँ पर पाया जाता है, हमारी लार में। टायलिन काम क्या करता है, हमने जो खाना खाया है उसमें जो स्टार्च है, मंड है, स्टार्च को परिवर्तित कर देगा माल्टोस शर्करा में। फिर माल्टेज नामक एंजाइम, अब इसमें कंफ्यूज मत होना माल्टोस और माल्टेज में। स्टार्च को परिवर्तित कर दिया गया किसमें, माल्टोज में। किसके द्वारा, टायलिन नामक एंजाइम के द्वारा, ठीक है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। दो एंजाइम ही थे, एक कौन सा था, टायलिन, और एक था लाइसोजाइम, ठीक है। टायलिन ने क्या किया, स्टार्च को परिवर्तित कर दिया माल्टोज में, ठीक है। एक और एंजाइम होता है लार में जिसका नाम है माल्टेज, ठीक है। ये अग्नाशय रस में भी उपस्थित था क्या, माल्टेज। माल्टेज ने क्या किया, ये जो माल्टोज बना है इस माल्टोज को परिवर्तित कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। लाइसोजाइम, ये एक और एंजाइम था कहां पर, लार में। अब ये लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लाइसोजाइम भी कहां उपस्थित था, हमारी लार में। और क्या किया इस लाइसोजाइम ने हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किया, ठीक है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर का कार्य करता है। बफर मतलब भोजन को चिपचिपा बनाएगा, और जब ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचेगा तो बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। अब यह भोजन जीभ द्वारा ग्रसिका में ठेल दिया जाता है, जहां से यह अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। बाकी प्रक्रिया तो अपन ने पढ़ी है। अमाशय में भोजन के पहुंचने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में मिलकर टायलिन को निष्क्रिय कर देता है। टायलिन जो एंजाइम था ना, जो लार के द्वारा उपस्थित हुआ था भोजन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस टायलिन को निष्क्रिय कर देगा। साथ ही साथ यह भोजन को अम्लीय बना देता है। ये चीज भी अपन ने देखा था कि HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाएगा। इसके अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। वैसे अधिकांश जीवाणु तो मुख में ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि लार में उपस्थित होता है क्या, लाइसोजाइम। लेकिन फिर भी अगर कुछ जीवाणु बच गए तो अमाशय तक जाते जाते वे पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएंगे। अमाशय में पहुंचा भोजन जठर रस से मिलकर अर्ध तरल लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं कहां पर, हमारे अमाशय में। तो जैसे ही टायलिन युक्त भोज्य पदार्थ कहां पर पहुंचा, हमारे अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण हुआ। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने टायलिन को निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा जितने भी हानिकारक पदार्थ उपस्थित थे हमारे खाद्य पदार्थ में, वो सारे हानिकारक पदार्थ भी समाप्त हो गए। किसके कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, ठीक है। और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद गतिविधि प्रारंभ करी किसने, जठर रस ने, ठीक है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम पाए जाते। तो ये तीन एंजाइम उपस्थित होते हैं किसमें, जठर रस में। कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। अब समझना पेप्सिन क्या कार्य करता है। तो पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पहले प्रोटीओजेस और फिर पेप्टोन में परिवर्तित करता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है कौन, पेप्सिन, जो कि किसका अवयव है, जठर रस का। क्या कर रहा है, पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पहले प्रोटीओजेस और फिर पेप्टोन में परिवर्तित करेगा। इसके बाद एक और मुख्य, अब अपन बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। मतलब जैसे अगर हमने खाद्य पदार्थ में या जब भी हमने दूध का सेवन किया है
तो वो दूध कैसे डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, वो डाइजेस्ट हो रहा है रेनिन नामक एंजाइम के द्वारा, ठीक है। और ये रेनिन क्या कर रहा है, तो रेनिन घुलनशील प्रोटीन कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि दुग्ध पदार्थ कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, रेनिन नामक एंजाइम के द्वारा। और ये रेनिन भी किसका पार्ट है, ये रेनिन भी हमारे जठर रस का ही पार्ट है। क्या कर रहा है, दूध में या जितने भी दुग्ध पदार्थ है अगर हमने उनका सेवन किया है तो उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। इस कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदला जाता है और दूध इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है दही में। क्लियर है। म्यूसिन, ये भी एक एंजाइम था किसका, जठर रस का। म्यूसिन जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है, ठीक है। मतलब जठर रस में जो एसिडिक फैक्टर्स हैं उनको कम करेगा कौन, म्यूसिन। यह भोजन को चिकना बनाने का काम करता है, कौन, म्यूसिन। तथा श्लेष्मा झिल्ली, ये अपन ने पढ़ा था कि हमारे अमाशय के भीतरी भाग में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसको कहते हैं क्या, श्लेष्मा झिल्ली। ये श्लेष्मा झिल्ली पर रक्षात्मक आवरण बनाता है, कौन, म्यूसिन, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव या जठर रस का प्रभाव हमारे अमाशय की आंतरिक दीवारों पर ना पड़े, क्योंकि हमारा अमाशय भी बना है मांस का। हो सकता है जठर रस हमारे अमाशय को ही डाइजेस्ट कर जाए और मर जाए हम, ठीक है। इसलिए म्यूसिन क्या करता है, ये जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है, क्योंकि ये अमाशय की आंतरिक दीवार पर एक कवर बना लेता है जिससे पाचक एंजाइमों का प्रभाव आहार नाल पर नहीं पड़ता। क्लियर। अमाशय में इसके पश्चात भोजन काइम कहलाता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है आपको। काइम क्या है, अमाशय में जो पाचन हुआ है खाद्य पदार्थ का, अमाशय के बाद जब ये खाद्य पदार्थ छोटी आंत में आता है तो उसको हम कहते हैं काइम। काइम इसलिए क्योंकि हमने जो खाना खाया है वो आधा डाइजेस्ट हो गया है, कहाँ पर, अमाशय में, इसलिए उसके लिए एक विशेष प्रकार के बायोलॉजी में शब्द दिया गया है, उसको बोलते हैं काइम। तो अमाशय से काइम ग्रहणी अर्थात ड्यूडेनम में पहुंचता है, छोटी आंत का पहला भाग। यहां सबसे पहले यकृत से स्रावित पित्त रस मिलता है। तो पित्त रस के बारे में अभी अपन पढ़ते हुए आए हैं। ये पित्त रस काइम में कहां पर मिल जाएगा, छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ड्यूडेनम में जाकर ये पित्त रस काइम में घुल जाता है। पित्त रस से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। यह क्षारीय होता है तथा काइम की प्रकृति को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्लियर है। क्योंकि अमाशय में एक अहम भूमिका अदा करी है किसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, इसलिए जो पूरा काइम है उसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। उस एसिडिक नेचर को बेसिक नेचर में परिवर्तित करेगा पित्त रस, जो कि लीवर के द्वारा स्रावित हुआ है, पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है और फिर पित्ताशय से ये पहुंचा है कहां पर, ड्यूडेनम में, और मिक्स हो गया है किसके साथ, काइम के साथ। यह काइम की चर्बी को जल के साथ मिलाकर इमल्शन बनाने में मदद करता है। ये चीज भी अभी अपन पढ़ते हुए आए हैं। यहां अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस भी आकर काइम में मिल जाता है। तो पहले मिलता है क्या, पहले मिलता है आपका पित्त रस। पित्त रस काइम की प्रकृति को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। उसके बाद आता है अग्नाशय रस और ये भी काइम के साथ मिक्सअप हो जाता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टेज तथा माल्टेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें पाए जा रहे हैं ये, अग्नाशय रस में। और ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को तोड़ने का कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है।
ये कौन कर रहा है? ये ट्रिप्सिन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। और प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट करता है? हमारे शरीर के अग्नाशय रस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन या प्रोटीन एवं पेप्टोन को परिवर्तित करेगा किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में एवं एमिनो अम्ल में। यानी प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें? एमिनो एसिड्स में। क्लियर? अब एमाइलेज मंड या जो एमाइलेज नामक एंजाइम है वो स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित कर रहा है? ये एमाइलेज नामक एंजाइम। किसे परिवर्तित करता है? ये स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। अपन ने स्टार्च का डाइजेशन पहले भी देखा था, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस अर्थात अमाशय रस में भी एक और एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और ये जो लाइपेज नामक एंजाइम है ये क्या करता है? लाइपेज इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। कौन कर रहा है ये परिवर्तन? ये परिवर्तन कर रहा है लाइपेज नामक एंजाइम। क्या कर रहा है? इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। इन एंजाइमों की क्रिया काइम पर होने के फलस्वरूप काइम काफी तरल हो जाता है और अब यह इलियम में पहुंचता है। ये पूरा जो डाइजेशन है वो हो कहां पर रहा है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में इस प्रकार के डाइजेशन के बाद होता क्या है कि पूरा का पूरा काइम तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और तरल पदार्थ में परिवर्तित होने के बाद यह इलियम में जाकर पहुंचता है। यहां आंतरस या इंटेस्टाइनल जूस की क्रिया काइम पर होती है। ठीक है, जो भी इंटेस्टाइनल जूस है उसकी क्रिया होगी काइम पर। आंतरस क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना है? 8। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरस स्त्रावित होता है। मतलब आंत, हमारी छोटी आंत में जो रस है ना वो स्त्रावित होते हैं तकरीबन कितने? 2 लीटर। अब इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या कार्य करता है? जो भी प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसे डाइजेस्ट करता है। इरिप्सिन शेष प्रोटीन को पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स में परिवर्तित करता है। जो भी प्रोटीन बचा है डाइजेशन की प्रक्रिया में उसे पेप्टोन्स और एमिनो एसिड्स में परिवर्तित करेगा कौन? इरिप्सिन। ठीक है। माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा? तो यह माल्टोस को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन? माल्टेज। और इसके बाद अगर अपन बात करें सुक्रोज की या सुक्रेस की, तो ये सुक्रेस क्या करता है? यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है। इसके बाद लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि जठर रस में कितने एंजाइम्स मिलते हैं और ये जो आंत रस है उसमें कितने प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं और प्रत्येक एंजाइम का क्या क्या कार्य होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें लैक्टेज की, तो लैक्टेज क्या कर रहा है? ग्लूकोज को गैलेक्टोज में परिवर्तित करेगा। और अगर अपन बात करें लाइपेज की, तो यह इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में परिवर्तित करेगा। कौन करेगा? लाइपेज। क्या करेगा? जो भी फैट हमने खाया है खाने के साथ उसको ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। कई लोगों को आपने ये देखा होगा कि बहुत कम खाना खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि लाइपेज नामक जो एंजाइम है उसका स्त्रावण सही तरीके से उनके शरीर में नहीं हो रहा। इसीलिए खाना जो है वो फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए बॉडी का वेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे जो 5 प्रकार के एंजाइम्स है वो सब कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सब के सब एंजाइम्स उपस्थित होते हैं कहाँ पर? आंत रस में। ठीक है। तो इस प्रकार से खाना जो है पूरे तरीके से डाइजेस्ट होता है। इसके बाद
ये जो काइम है वो कहाँ पर जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में और कुछ भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन एक्चुअल में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि वहां पर काइम में जो भी पानी है वो पानी स्टोर होकर ब्लड वेसल्स में मिक्सअप हो जाएगा और बाकी का काइम एनस के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा। ये है पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो। क्लियर है? थैंक यू।